सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जीत गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में राइट विंग की सियासत डोनाल्ड ट्रंप के आने से शुरू हुई है, मगर यकीनन वो इसके पोस्टर बॉय हैं। हम ये देख रहे हैं कि दहाइयों से यूरोपियन वैल्यू सर्वे जैसे ओपिनियन पोल्स हमें बता रहे हैं कि लिबरल डेमोक्रेसीज का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। आज अगर आप वोटर्स से बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि उन्हें एक ऐसा स्ट्रांग लीडर चाहिए कि जिसे पार्लियामेंट या इलेक्शंस के बारे में ज्यादा फिक्र ना करनी पड़े, और वो जो है एक अथॉरिटेरियन वे के साथ में उनकी तमाम जो मुश्किलात है लोगों की उसको हल कर सकता है। 1960s में ऐसे लोगों की तादाद जो कि राइट विंग पॉपुलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई तकरीबन 5 साढ़े 5% थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो उनकी तादाद तकरीबन 20% से ज्यादा है। और इसकी ताजा तरीन मिसाल है यूरोपियन यूनियन के जून में हुए इलेक्शंस के। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि राइट विंग पॉलिटिक्स में इतना बड़ा इजाफा क्यों हो रहा है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, और कुछ बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी होगी। हमारे यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को दोनों मुल्कों के अंदर बड़ा सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया के अंदर बीजेपी के सपोर्टर्स में बड़ी एक खुशी की लहर इससे आई। सिमिलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती है, वो भी बड़े खुश थे इस इलेक्शन के रिजल्ट से। तो इस इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने। आप प्रोफेसर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, मजदूर किसान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। प्रोग्राम में आपका डॉक्टर साहब खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। हमेशा की तरह मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और बाइस मसरत बात है कि आप हमेशा दावत देते हैं। अगरचे काफ़ी अरसा हो गया है पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में, मगर आपके साथ हमेशा आपके रौनक चेहरे को देखकर और खुश चेहरे को देखकर हमेशा खुशी होती है। तो आपने दावत दी, थैंक यू वेरी मच। जी, द प्लेज़र इज़ ऑल माइन। बड़ी मेहरबानी आप जैसे लोग पाकिस्तान से आते रहें और हम लोग यूँ ही एक कोई एक 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 यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर हमारे इश्यूज़ को डिस्कस करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राइट विंग आइडियोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? ये दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं, उनके अंदर कैसे ये डिफ़र करती है? और ऐसी कौन-सी कॉमन थीम्स हैं जो हमें इन सब में नज़र आती हो? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इवन आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम वगैरह के अंदर हमें और यूरोप के अंदर भी कई ऐसी तहरीकें नज़र आती हैं। यूक्रेन भी एक इसकी मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें तो सबसे पहली चीज़ यही नज़र आती है कि लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज़्म की बजाय नेशनलिज़्म की तरफ एक तवज्जो है। लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज़्म से मेरी मुराद यही है कि हमने देखा कि एक पैराडाइम, एक फ्रेमवर्क कोल्ड वॉर में बनाया गया, जिसमें लिबरल्स ये कहते थे कि जी हम पूरी दुनिया में एक ऐसा ह्यूमन राइट्स का ऑर्डर बनाएंगे, और उनकी तवज्जो जो थी वो पूरी दुनिया को क्राफ्ट करने पर थी। जबकि जो एक्सट्रीम राइट विंग की नई सियासत उभरी है, वो सबसे पहले ये कहती है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन, या ब्रेग्ज़िट कर लो, या वगैरह वगैरह, जो भी इस किस्म की सियासत है कि हमने सिर्फ अपने मुल्क पर तवज्जो देनी है। तो यानी कि हमें ऑन द वन हैंड नेशनलिज्म जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। दूसरा उसी के साथ मुंसलिक ये है कि जहाँ नेशनलिज्म बढ़ता हुआ नज़र आता है, वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ घुस आई हैं, उन्होंने कोई ना कोई ज़रूर मसला पैदा किया होगा। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमाते हैं कि अगर हम वो दीवार बना दें और मैक्सिकन्स वगैरह और लैटिन अमेरिकन के अमेरिका से लोग जो हैं वो अगर अमेरिका में ना आएँ, तो हम जनाब बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, खैर हो जाएगी। और शायद इंडिया में भी कुछ ऐसा मसला है, दीवारें बनाने का मसला तो नहीं, मगर कुछ नज़रियाती दीवारें ऐसी बन चुकी हैं कि क्योंकि पहले किसी पीरियड के अंदर ये कहा जाता था कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर मुल्क है। तो अब ये कहा जाता है कि इंडिया जो है बुनियादी तौर पे हिंदू मज़हब के लोगों के लिए एक मुल्क है। हिंदुत्व की सोच जो कही जाती है। तो उसमें कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटिज़न्स की हैसियत दी जा रही है। हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ,
आप बेहतर जानते हैं, मगर बाहर-बाहर से तो ऐसा ही इंप्रेशन मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही मसला है कि हमने देखा कि एक वक़्त था कि हम ये बात करते थे पाकिस्तान के अंदर कि हमने अफ़गान लोगों की मदद करनी है, हमने मुस्लिम उम्मा की मदद करनी है, मगर अब ऐसा नहीं है। बल्कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आए हुए थे, उनको मिलियंस की तादाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इनको वापस उनके मुल्क भेज देंगे, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ पे पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं, उनको पिछली हुकूमत ने भी और इस हुकूमत ने भी यहाँ से बेदखल करके दोबारा वापस अफ़गानिस्तान भेजा। तो एक 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 क्लोज़िंग ऑफ बॉर्डर्स और क्लोज़िंग ऑफ माइंड्स डेफ़िनिटली एक बहुत ही इंतहाई अहम फ़ीचर है इस राइट विंग का। दूसरी दिलचस्प बात ये है कि ये सारा कुछ मुमकिन ही है एक किस्म की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, शनाख्त की सियासत से जुड़ा हुआ है। और शनाख्त की सियासत वैसे तो हम समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्न लेफ्ट विंग के साथ ताल्लुक़ रखती है, ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट के साथ शायद ताल्लुक़ रखती है, विमेंस मूवमेंट के साथ ताल्लुक़ रखती है। मगर हकीकत ये है कि उससे बहुत पुरानी शनाख्त की सियासत दर हकीकत राइट विंग की सियासत रही है। उन्होंने पहले उनकी वो पहले से ज़्यादा कॉन्शियस थे अपनी शनाख्त के बारे में। मिसाल तौर पे वो हमेशा ये कहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हम यूरोपियंस हैं, हम एडवांस सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारे लोग बैकवर्ड हैं, हम इनको सिविलाइजेशन ला के देंगे, एंड सो ऑन। और फिर जिस तरह क्लू क्लक्स क्लैन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वाइट सुप्रेमेसिस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो वो भी एक किस्म की शनाख्त की सियासत थी। तो हमें लेफ्ट विंग पे जहाँ शनाख्त की सियासत नज़र आती है, वहाँ राइट विंग पे उससे ज़्यादा ताकतवर शनाख्त की सियासत नज़र आती है, जो उस नेशनलिज्म को फीड करती है, स्ट्रेंथन करती है। और तीसरा फीचर बहुत ही अहम है, वो ये है कि इस शनाख्त की सियासत के पस पर्दा दर हकीकत उनका असल मुआशी प्रोग्राम है और समाजी प्रोग्राम है और सियासी प्रोग्राम है। और वो ये है कि उन्होंने अपने मुल्क के जो टॉप लेवल के एलीट किस्म के लोग हैं, उनको ना सिर्फ इक़्तिदार में लेके आना है, बल्कि तमाम हुकूमत के और मईशत के अहम तरीन ओहदे जो हैं वो इन लोगों को देने हैं। अब आप देखें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट हुए हैं, वो किन लोगों को अपनी काबीना में लेके आए हैं। वो इलॉन मस्क जैसे लोगों को अपनी काबीना में लेके आए हैं, वो बड़े-बड़े सरमायादारों को, टॉप लेवल की एलीट को लेके आए हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे फौरी तौर पे जो अमेरिका की एलीट है, उनके उनकी वेल्थ के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इज़ाफ़ा ओवरनाइट स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट वगैरह के ज़रिए हुआ। क्योंकि लोगों को ये था कि अब ये एलीट जो एलीट ऑफ द एलीट पावर में आ गई है। तो ऐसा ही कुछ मामला हमें इंडिया में नज़र आता है। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं है, मगर एनेक्डोटल एविडेंस आपके सामने है कि जिस तरह से वो अभी आपके यहाँ शादी हुई थी, जिसके अंदर इतने ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ था कि जो नेहरूवियन इंडिया था, उसमें तो ऐसी चीज़ कभी सुनी ना कभी देखी थी। अगर किसी के पास इतनी वेल्थ होती भी थी, तो फिर भी वो अपनी उस वेल्थ को जो है बिज़नेस के हद तक महदूद रखते थे और अपने घर के एतबार से इंतहाई सिंपल ज़िंदगी गुजारा करते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब नियो लिबरल इंडिया के अंदर हमें एक बहुत डिफरेंट इंडिया नज़र आता है उस 70s के इंडिया से, एंड सो ऑन, जिसमें खद्दर पहनना और सादा ज़िंदगी गुजारने को एक वर्च्यू माना जाता था। तो ये यही मामला पाकिस्तान के अंदर भी है कि यहाँ पर भी जो पिछले अरसे के अंदर आईएमएफ के तहत रिफॉर्म्स हुए, उसमें जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं, आईपीपीज़ के ओनर्स, आईपीपीज़ कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स। ओए होए होए! तौबा, तौबा, तौबा! अरविंद, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया कि शायद सारी ज़िंदगी उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा, जितना उन्होंने महँगी बिजली बेच कर कमाया है, जिसके नतीजे में पूरी हमारी मईशत ठप हो गई है। मगर वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि जिसकी हद हिसाब ही कोई नहीं। सही। अप टू द एक्सटेंट आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत पाकिस्तान उनको $2 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट्स में देती है। सॉरी, 2 ट्रिलियन रुपए, डॉलर नहीं रुपए, उनको कैपेसिटी पेमेंट्स में देती है। और उसके एवज़ कैपेसिटी पेमेंट्स का मतलब ये है कि वो कोई बिजली नहीं बना रहे उसके लिए, मगर फिर भी उनको वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं कि जी आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया हुआ है, तो ये पैसे भी आप ले लें। लो जी। तो इतने पैसे उन्होंने बनाए हैं जिसकी हिसाब कोई नहीं। तो ये जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वेल्थ है और पावर और मनी और बिग मनी, ये हमें इस राइट विंग के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। मगर राइट विंग अपनी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ को छुपा देता है उस शनाख्त की सियासत के पीछे, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पीछे, उस नेशनलिज्म के पीछे, और मुर्दे इल्ज़ाम
यानी कि ब्लेम जो है सारा वो किसी किसी गरीब और वल्नरेबल कम्युनिटी पे डाल देता है। ओहो! ये पश्तून घुस आए थे पाकिस्तान में, इनकी वजह से हमारी इकॉनमी खराब हुई। ओहो! ये कोई मुसलमानों ने कोई गड़बड़ की होगी, इसकी वजह से इकॉनमी तबाह हो गई। नहीं, नहीं, ये जो मैक्सिकन्स घुस आते हैं अमेरिका के अंदर, इनकी वजह से। ओ पोलिश प्लम्बर्स आ गए थे यूके के अंदर, इन्होंने खराब किया होगा। तो हर जगह हमें यही नज़र आता है। या फ्रांस के अंदर वो अल्जीरियंस घुस आए हैं जी, या इन्होंने खराब किया है। इटली के अंदर ये सीरियंस कमबख्त आ जाते हैं, इनकी वजह से सारा मसला खराब हो जाता है। जर्मनी के अंदर ये टर्क्स घुस आए हैं जी, ये सारे आपकी नौकरियां उठा रहे हैं। हर जगह हमें ये नजर आता है कि वो गरीब लोगों को स्केपगोट किया जाता है, माइनॉरिटीज को। असल मामला तो ये है कि जो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं वो सब खा पी गए हैं, और शनाख्त की सियासत के पर्दे के पीछे उन्होंने ये सब मैनेज किया है। क्योंकि उस शनाख्त की सियासत के पर्दे के पीछे ये आसान है कि ये लोग जो कि असल अपना एजेंडा इनका यही है कि अमीर जो है वो और अमीर हो जाए और ताकतवर हो जाए, वो उसको इस चीज़ के पीछे छुपाने में कामयाब हो जाते हैं कि जी मैं तो आपका आपके साथ हूँ, मैं तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू मज़हब और दीन को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करूँगा। इधर कहते हैं हम इस्लाम को सपोर्ट करेंगे, उधर वो ट्रम्प साहब कहते हैं मैं बड़ा ब्लू ब्लडेड किस्म का अमेरिकन हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सब चालाकियाँ हैं जिसके ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सही। सीधी-सी। और ये चीज़ें जो मेजॉरिटी व्यूज़ हैं, उनमें बड़ा रेज़ोनेट भी करती हैं। जी, बिल्कुल। तो जी, जी, आपने हिंदुस्तान के हवाले से बात की, तो मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच याद आई, जो उन्होंने झारखंड में दी, जहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं। तो मोदी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे आप देखें, ये जो घुसपैठिए बाहर से आ गए हैं, ये आपकी रोटी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटियों को भी छीन रहे हैं। इस किस्म की प्रोवोकेटिव ही कहूँगा मैं इसे, स्टेटमेंट दी। अब कोई ये पूछे कि जो घुसपैठिए, उनका इशारा रोहिंग्या मुस्लिम्स की तरफ था। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं अक्टूबर 2016 में, और तब तक तो मोदी साहब को इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो चले थे। तो बॉर्डर्स के लिए झारखंड की जो गवर्नमेंट है, वो तो ज़िम्मेदार नहीं है ना जी। आपके जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सिक्योरिटी है, वो तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो मोदी साहब की ज़िम्मेदारी बनती थी। मगर सारा ब्लेम उन्होंने जो है, वो एक छोटे से एक स्टेट की गवर्नमेंट है बेचारे, उनके ऊपर डाल दिया। ठीक। वो अच्छा, आगे जी। आगे बढ़ते नहीं। हैं। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर इस वक़्त कि जैसे फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो टॉप कर रही हैं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे मुल्कों में, और सेकंड हैं जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स जैसे मुल्कों के अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ तो वजह रही होगी डॉक्टर साहब, कि जो पहले की जो जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थीं, उन्होंने लोगों की जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ थी, इनइक्वालिटीज़ थीं, जो उनको एड्रेस ना कर पाए। शायद यही वजह है कि ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं राइट विंग पॉलिटिशियंस की साइड में, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो कि पहले की जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, वो हल नहीं कर पाईं, तो लोगों ने कहा यार इनसे जान छुड़ाओ, चलें किसी और की तरफ चलते हैं? नहीं, वो तो क्लियर है बात कि जो लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर था, वो भी बुनियादी सरमायादारी निज़ाम के तज़ादात को हल नहीं कर सका। कैपिटलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शंस को हल नहीं कर सकता था, मिटिगेट उसने ज़रूर कहीं-कहीं किया। मगर इससे पहले कि ये लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर गिरा, वो तो गिरा जाके आपने देखा कि पिछले 20 सालों के अंदर जाके गिरा। तो लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर ने लेट 1970s और अर्ली 80s के अंदर ही अपना जो वेलफेयर स्टेट का नुक्ता नज़र था उसको छोड़ दिया था। लिबरल्स ने बेसिकली वेलफेयर स्टेट की पॉलिटिक्स छोड़ दी, जिसको हम सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं। और जितने लिबरल्स थे उन्होंने खुद न्यू लिबरल पॉलिटिक्स अडॉप्ट कर ली। अब आप इंडिया की मिसाल ही ले लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो कि हमेशा कहती थी कि हम गरीबी मिटाएंगे, उनके हमेशा इसी किस्म के स्लोगन्स हुआ करते थे। उन्होंने खुद 1990s में आके वो सारी जो पुरानी सियासत थी, सारी मुआशी पॉलिसी थी, उसको छोड़ दिया, और उन्होंने भी नियो लिबरल पॉलिसीज़ ही अडॉप्ट कर ली। जिसकी वजह से मनमोहन सिंह वगैरह के पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से फ्रैंकली स्पीकिंग उन लिबरल्स में और उन राइट विंग की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। यही मामला दरहकीकत लेट 1980s और 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका था पाकिस्तान में। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 की जो पार्टी थी, वो कहती थी रोटी, कपड़ा, मकान हम नेशनलाइज़ करेंगे, हम
लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगे, हम फ्री एजुकेशन देंगे, हम ये सब कुछ करेंगे, मतलब उनका बड़ा एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट एजेंडा हुआ करता था। वो भी 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में आई तो नियो लिबरल हो गई। अवामी लीग जो कि शेख मुजीब साहब की हुकूमत के दौर में बड़ा खुल के कहती थी कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, उनकी बेटी शेख हसीना के दौर के अंदर आपने देखा कि वो बिल्कुल नियो लिबरल हो चुकी थी, उसने वो सारा सोशलिस्ट एजेंडा छोड़ दिया था। लेबर पार्टी यूके के साथ भी यही मामला था कि जो थर्ड वे टोनी ब्लेयर का था, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल लेबर पार्टी की पुरानी सोशलिस्ट सियासत, टोनी बेन वगैरह की सियासत छोड़ दी थी। वो बल्कि उन्होंने वो क्लॉज भी निकाल दिया था अपनी पार्टीज में, गालिबन वो क्लॉज 4 था कि हम सोशलिज्म का क्याम करेंगे। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी की जो न्यू डील वगैरह और ये सारा सिलसिला उन्होंने किसी ज़माने में केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट का किया था, तो क्लिंटन के दौर के अंदर क्लिंटन ने बिल्कुल उस सारी चीज़ को अबैंडन कर दिया था। और क्लिंटन के दौर के अंदर आप देखें 90s के अंदर एक्चुअली जो लिबरल एजेंडा था, लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म की आइडियोलॉजिकल हेजेमनी थी, वो डोमिनेट करता था पूरी दुनिया के मीडिया पर, आइडियाज पर एंड सो ऑन। मगर माशी एतबार से वो शिफ्ट ऑलरेडी 90s में आ चुका था पूरी दुनिया में, कि उन्होंने एक नियो लिबरल राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। तो उसके बाद फिर क्योंकि वो राइट विंग पॉलिसी में फिर जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो गई, तो लोगों का जो एतबार था उस लिबरल ऑर्डर पर वो भी जो है इवेपोरेट होता चला गया। और फिर ये सिंपलिस्टिक किस्म के एक्सट्रीम राइट के सॉल्यूशंस सामने आ गए। एक और बहुत बड़ा चेंज अरविंद इस पूरे पीरियड के अंदर हुआ, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप में पिछले 30-40 सालों में एक बहुत बड़ा इनकलाब हुआ है। सही है। मैं यही सवाल आपसे पूछने भी वाला था, बिल्कुल जी, जी, कि मीडिया ने किस तरह से राइट विंग आइडियोलॉजी को कैसे नॉर्मलाइज़ कर दिया है हमारी ज़िंदगी में? जी। पिछले 30-40 सालों के अंदर मीडिया के अंदर एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेवल पे बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज रिवॉल्यूशन हुआ। सही है। क्योंकि 70s का मीडिया, 60s का मीडिया एक ऐसा मीडिया था जिसमें बहरहाल जो भी स्टेट का मीडिया था वो डोमिनेट करता था। 1990s में जब हम एंटर होते हैं, तो रूपर्ट मर्डॉक जैसे लोग, उनका जो मीडिया एम्पायर है और प्राइवेट मीडिया जो है वो पहले वेस्ट के अंदर और फिर बाद में हमारे मुल्कों के अंदर भी टोटली डोमिनेट कर जाता है। अब हम जब छोटे होते थे तो पीटीवी देखते थे, आप दूरदर्शन देखते थे। आप देखें कि जो चैनल्स लोग देखते हैं वो दर हकीकत बड़े बड़े सरमायादारों के चैनल हैं, वो रियासत के भी नहीं है, वो बहुत बिग मल्टी बिलियनर्स के चैनल्स हैं। इंटरनेशनली भी ये मामला है, फॉक्स न्यूज़ वगैरह जैसी, रूपर्ट मर्डॉक मर्डॉक का जो पूरा एम्पायर है, उसने पूरा मीडिया एम्पायर कंसोलिडेट किया है, जहाँ सिर्फ सिक्स कंपनीज जो हैं अमेरिका की, वो वहाँ के टोटली मीडिया लैंडस्केप को, टोटली 90% मीडिया लैंडस्केप को डोमिनेट करती हैं। रेडियो भी उसमें शामिल है, प्रिंट मीडिया भी उसमें शामिल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है, उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह भी शामिल हैं एंड सो ऑन। यही ट्रांसफॉर्मेशन हमने पाकिस्तान में देखा है। यहाँ पे भी जो है वो जब चैनल्स नए खुले, तो उसमें कैपिटलिस्ट ने डोमिनेट कर लिया। इंडिया के अंदर भी ये हुआ, और मुल्कों के अंदर भी ये मीडिया लैंडस्केप चेंज हो गया। तो वो जब मीडिया लैंडस्केप चेंज हुआ, तो वो जिसको बड़ा फियर्सली इंडिपेंडेंट किस्म का एडिटर समझा जाता था कि वो, मैं तो कभी अपनी ओनर की बात नहीं मानूंगा, मैं तो वही रिपोर्ट करूंगा जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होगा, वो भी एक कहानी थी बस। मगर उसको तो वो तो फारिग हो गया बिल्कुल ही। और उसकी जगह जिसने ली वो, आप देखें कि ऐसे लोगों ने ली जो कि इतना सेंसेशनलाइज करते थे चीज़ों को कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। इंडिया के अंदर मैं तो इसमें अर्नब गोस्वामी को शामिल करूंगा, अर्नब गोस्वामी को शामिल करूंगा, कि मतलब टोटली सेंसेशनलिस्ट किस्म की बात। वो तो सही है। अपनी आर्ग्यूमेंट इस तरह जीतते हैं कि दूसरे को बात ही ना करने दो, तो फिर आर्ग्यूमेंट तो उन्होंने जीतनी है। जी, हैरान अर्नब है। गोस्वामी ही नहीं, मेरे ख्याल से ना काफ़ी सारे, अब तो ज़्यादातर जो हैं वो उसी तरह की वॉइसेज़ हैं। कुछ लोग ये हाँ जी। कहेंगे कि जी, पहले का जो ट्रेडिशनल मीडिया होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस थी, एक कैंसल कल्चर को जो है, आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों ने कितना गैल्वेनाइज़ किया है
राइट विंग की जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उन्हें। क्योंकि ये देखो, ये नहीं पसंद, चलो यार इनको बंद करो, उसको बंद करो। तो लोग लोग फेड अप हो गए थे उस चीज़ से, दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ चेंज। अच्छा, इसके अंदर सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर लें। आज का जो डोमिनेंट नैरेटिव है, वो भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि राइट विंग पॉपुलिज्म का ही है। बिल्कुल। कैंसल कल्चर ने देखें एक बहाना ही दिया राइट विंग को। असल बात तो ये थी कि जो ओनरशिप स्ट्रक्चर में तब्दीली आई ना, दैट वाज़ द की थिंग। कैंसल कल्चर फिर ज़ाहिर बात है कि जो राइट विंग मीडिया है, वो सबसे ज़्यादा जो स्टूपिड किस्म की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनकी ऑपोजिशन में, उनको पिकअप करके अटैक करता है। जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, रैशनैलिटी से बात कर रही हैं, उनको वो पिकअप ही नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, इसको इग्नोर करो। और ऑपोजिशन को इतना रिडिकुलस पोर्ट्रे करने के लिए जो सबसे एक्सट्रीम और रिडिकुलस किस्म का ओपिनियन है, उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन आगे रखते हुए उसको अटैक करो। तो रिजल्ट ये हुआ कि एक्चुअली राइट ने जान के लेफ्ट के अंदर भी उन्हीं वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जो कि सबसे इजीली लेफ्ट को डिस्क्रेडिट कर सकती थी। और लेफ्ट की जो रैशनल, रीजनेबल, लॉजिक और एविडेंस बेस्ड वाली वॉइसेस थी, उनको उन्होंने कहा कि इनको बस सप्रेस कर दो, दबा दो। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है उनके लिए, फ्रेंकली, क्योंकि वो मीडिया लैंडस्केप को असल में कंट्रोल करते हैं। तो वो नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ना सिर्फ ये कंट्रोल करते हैं कि राइट विंग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दर हकीकत अरविंद वो ये भी कंट्रोल करते हैं कि लेफ्ट विंग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब वो लेफ्ट विंग को डिपिक्ट करेंगे कि ये लेफ्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो फिर आम पब्लिक तो यही कहेगी कि ये लेफ्ट है यार, ये इसके इससे तो बेहतर वही है। क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन सारी जो है बेसिकली आ रही है राइट विंग से। तो ये नोम चॉम्स्की का बड़ा ज़बरदस्त वो एनालिसिस था ना, थॉट कंट्रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो वो कहता है कि आप जानबूझ के जो डिबेट का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे बनाते हैं कि जिसके अंदर जो 2 चॉइसेस आपके सामने रखी जाए, उसमें फिर आप इनेविटेबली इसी चॉइस में जाएँगे, क्योंकि ये ज़्यादा रैशनल महसूस होगी। क्योंकि ऑपोज़िशन में आप ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के बंदे बिठा देंगे कि कभी भी कोई उनसे एग्री करेगा ही नहीं। तो कैंसल कल्चर को भी एक्चुअली परवान चढ़ाया है। अगर किसी ने आगे पब्लिक लैंड में लेके आया है कोई, तो बेसिकली वो राइट विंग मीडिया जानबूझ के लेके आया है ताकि वो अंडरमाइन कर सके उन रैशनल वॉइसेस को जो लेफ्ट से आती हैं। अदरवाइज कोई, अगर आप लेफ्ट के वाकई जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने रखें और राइट के रिप्रेजेंटेटिव्स को सामने रखें, तो मैं तो कहता हूँ कोई कोई डिबेट ही नहीं है इतनी बड़ी, कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। आपने लेफ्ट की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लेफ्ट विंग की या फिर जो सेंटर लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनका जो एक इकोनॉमिक फेलियर था कहीं न कहीं पे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आज राइट विंग की ये जो राइज़ है, वो एक सीधा-सीधा एक रिएक्शन है उसका। तो ऐसे लोगों को आप क्या दलील देंगे? ये तो राइट का तो यही नैरेटिव है कि देखिए जी, जब लेफ्ट इक़्तिदार में था, हुँ, हुँ। तो डेट बहुत चढ़ गई। हाँ जी, नेशनल डेट बहुत चढ़ गई जी, वगैरह-वगैरह। ये मिसाल तौर पे रेगन का सबसे सेंट्रल कैंपेन ही ये था कि देखें जी, मैं नेशनल डेट को कम कर दूँगा, हमने इतना कर्ज़े ले लिए हैं। अमेरिका की हुकूमत के कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर फैक्ट्स आर स्टबर्न थिंग्स। जब रेगन की हुकूमत आई और उसने स्टार वॉर्स प्रोग्राम पर और कोल्ड वॉर को दोबारा से हॉट वॉर में तब्दील करने पे इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। फिर कॉन्ट्रास और लैटिन अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर हुकूमतों को ओवरथ्रो करने में, गुरिल्ला राइट विंग गुरिल्लास को सपोर्ट करने में उसने जो किरदार अदा किया, इवन एएनसी के खिलाफ अपार्थाइड साउथ अफ्रीका को सपोर्ट वगैरह जो किया, तो वो फैक्ट्स ऑफ द केस आपके सामने, आप डेटा देख सकते हैं कि एक्चुअली आयरॉनिकली उन्होंने कहा तो ये था कि हम जो है ना गवर्नमेंट की जो नेशनल डेट है उसको कम करेंगे, मगर एक्चुअली नेशनल डेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई रेगन के पीरियड के अंदर। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, शायद हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि दावा तो यही है कि हम जो कर्ज़ों पे इकोनॉमी चल रही थी उसको हम ख़त्म कर देंगे, हम नेशनल डेट ख़त्म कर देंगे। मगर पाकिस्तान के केस में तो मैं डेटा आपके सामने रख सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ कि नेशनल डेट कभी भी कम नहीं हुई, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। तो बेसिकली वो और अगर उन्होंने ये कहा कि देखें जी, वेलफेयर स्टेट ने तो कुछ हल नहीं किया, वेलफेयर स्टेट ने तो हल नहीं किया, तो जो आप लेके आए उसने क्या हल किया? कुछ भी नहीं। ना तो ग्रोथ तेज़ हुई, फ्रैंकली स्पीकिंग। ग्लोबल इकोनॉमी को अगर आप देखें, तो 1950 से लेके मिड 1970s तक जो ग्रोथ है, वो कभी भी 1980 से आगे नहीं ग्रोथ रेप्लिकेट हुई। हाँ, ये ज़रूर मामला है
कि जो टॉप 1% लोग हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रो की, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो की, मगर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हुआ न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के पीरियड के अंदर। इनइक्वालिटी तेज़ी से बढ़ी और रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो तेज़ी से बढ़ी। तो इन्होंने कहा प्राइवेटाइज़ेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, प्राइवेटाइज़ेशन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये जी गवर्नमेंट जो है ये तो ख़राब कर देती है। पूरे सोवियत यूनियन के अंदर जो एक सुपर पावर हुआ करता था, उन्होंने सारी की सारी इकोनॉमी प्राइवेटाइज़ कर दी। ठीक है जी, क्या रिज़ल्ट हुआ इस प्राइवेटाइज़ेशन का? इतना बड़ा इकोनॉमिक डिज़ास्टर हुआ कि इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिज़ास्टर वो नाइ इकोनॉमिक जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 की थी, उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा बुरा ये था और ये 12 साल चलता रहा। 12 साल चलता रहा जब तक कि रशिया के अंदर ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने कहा कि यार प्लीज़ इस प्राइवेटाइज़ेशन से हमें निकालो। अगर प्राइवेटाइज़ेशन देखें, सादा-सी बात है, अगर आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी और प्राइवेटाइज़ेशन इतनी ही ज़बरदस्त थी जितनी आप उसको कहती हैं, तो फिर रशिया जो कि ऑलरेडी एक सुपर पावर था, उसको तो फिर अमेरिका के मुकाबले पे आज होना चाहिए था। उसकी इकोनॉमी जो है वो तो इटली से भी पीछे चली गई, वो तो इटली से भी छोटा हो गया। तो फिर कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि प्राइवेटाइज़ेशन बहुत बड़ी कामयाबी है, जब इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि एक मुल्क था, जहाँ पे प्योरली सारा कुछ पब्लिक सेक्टर में था और वो सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला गया। अगर आपकी बात सही है, इससे बेहतर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या हो सकते हैं? ये साबित करने के लिए कि निजी मंडी बड़ी अच्छी चलती है। एक मुल्क जिसमें प्योरली पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। उसको सारे के सारे को आपने प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया। वॉव! सही परफेक्ट है। कंडीशंस। पीआईए का केस है पाकिस्तान के अंदर, हमारे यहाँ पे भी आप रेलवे से लेके हर जगह पे इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर डिबेट हो रही है। अच्छा ये बताएँ कि ये जो रैपिड राइज़ हुई है राइट विंग की, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की ये आर्गुमेंट होती है कि जी वेस्ट के अंदर वेस्टर्न जो हेजेमनी थी उसको चैलेंज करने के लिए चाइना की जो डोमिनेंस है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, माइग्रेशन क्राइसिस है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, जिनकी वजह से लोग अब चाह रहे हैं कि बस कोई अब इनफ इज़ इनफ। जो पहले के जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो लेफ्टिस्ट कह लें या सेंटर लेफ्टिस्ट, वो इन तमाम इश्यूज़ का उनके पास कोई दहाई के बाद दहाई उनके पास कोई हल था ही नहीं। अब हम हैं जो कि नए आइडियाज़ टेबल पे लेके आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज़ इश्यूज़। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएँगे आप कि भाई आप जो जिस तरह से आप चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो जो है, जो भी मसाइल हैं, वो और बढ़ेंगे। उनमें जो है हाँ, और हाँ। ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा, वो कम नहीं होंगे। कौन से नए आइडियाज़ लेके आए हैं? मुझे तो कोई नए आइडियाज़ नहीं नज़र आ रहे। वेल मुझे तो देख वही लें आप कि पुराने। देखें ना अब ये टैरिफ वॉर जो जिसकी बात हो रही है कि जी चलें वी आर गोइंग टू कंट्रोल द चाइनीज़ और उनके ऊपर इतने सारे टैरिफ लगा देंगे। हम जो हैं हमारे यहाँ पे वॉर्स नहीं होने देंगे, वॉर्स को रुकवा देंगे, मैं आ गया हूँ तो पता नहीं क्या हो गया। इस तरह की बातें की जा रही हैं। मोदी साहब भी जाते हैं कहीं न कहीं पे ऐसी बात करते हैं कि दिस इज़ नॉट द एज ऑफ वॉर। हालाँकि अपनी जो उनकी जो बड़ अप्रोच है वो सम वुड से कि बहुत ही कन्फ्रंटेशनल है। नहीं, मगर ये नए आइडियाज़ नहीं है ना। हाँ, अगर उनके राइट नज़दीक विंग का राइट ये विंग के दावा लोगों है। के नज़दीक वो ये समझते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, जो कि हाँ, हमारी हाँ। तमाम प्रॉब्लम्स को हल करेगा और वो ऐसा लीडर होगा जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये के अंदर भी बात कही कि ना ही तो उसे पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही उसे इलेक्शन के में जाने की ज़रूरत है। एक कंप्लीट ऑथोरिटेरियन बंदा हो जो आके और सब सारा सिस्टम हिला के रख देगा। ये नए वही मैं कह रहा हूँ कि ये नए आइडियाज़ नहीं हैं। ये वही आइडियाज़ हैं जो 1929 के बाद एकदम से बड़े मकबूल हुए थे। सही है। जब ग्रेट डिप्रेशन हुई तो उसके बाद एकदम से यही आइडियाज़ मकबूल हुए कि स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाए, कोई टैरिफ-टूरिफ लगा दे, बैरियर्स लगा दे, प्रोटेक्शन कर दे, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर दे, रियासत को तगड़ा कर दे, दूसरे मुल्कों को फ़तह कर दे वगैरह-वगैरह और बड़ा मसला हल हो जाएगा। और उसके नतीजे में ना सिर्फ़ नाज़िज़्म और फ़ैशिज़्म उभरा, बल्कि उसके नतीजे में इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा कत्ले-आम हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और सोवियत यूनियन की कामयाबी के नतीजे में फिर वो उन आइडियाज़ को बुरी तरह से डिस्क्रेडिट किया गया कि ये क्या अजीबो-गरीब किस्म का मामला है। और उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड के अंदर वो लिबरल कंसेंसस पैदा हुआ कि नहीं हम पार्लियामेंट को इस तरह से सुपरसीड नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट्री हेजेमनी को चैलेंज नहीं करेंगे। यानी कि एक तरफ सोशलिस्ट आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग हुए तो दूसरी तरफ लिबरल कॉस्मोपॉलिटन आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग हुए और ये जो राइट विंग एक्सट्रीम राइट विंग के आइडियाज़ थे ये पीछे हट गए। काफ़ी अरसा ये तकरीबन मैं कहूँगा 3 दिहाइयों तक ये दोबारा से नहीं उभरे। मगर फिर बाएँ बाजू जो है उसको इन्होंने डैमेज किया, कमज़ोर किया और डैमेज और कमज़ोर करने की एक बुनियादी वजह ये थी कि जो लेफ्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था,
उसने अपने आप को खोखला कर लिया। ट्रू। सीधी-सी बात है कि जितने सोशल डेमोक्रेट थे, वो बेसिकली नियो लिबरल हो गए। हुँ, और जो सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट थे, वो तो उससे भी 2 हाथ आगे निकल गए ना, जिस तरह गोर्बाचोव और येल्त्सिन और ये सारी लॉबी थी, एडवर्ड शेवरनाटसे एंड सो ऑन। वो तो उससे भी 10 हाथ आगे निकल गए और उन्होंने कहा कि भई हम तो सारी निजकारी कर देंगे। और उसके नतीजे में जब लेफ्ट ने अपने आप को खोखला कर लिया, इकोनॉमिकली स्पीकिंग उसने अपने ही एजेंडे से दस्तबरदार हुआ। मैं इसमें कम्युनिस्ट पार्टीज़ दुनिया की को नहीं गिन रहा, मैं उन मखसूस चीज़ों को देख रहा हूँ कि एक तो सोशल डेमोक्रेट्स ने जो यूरोप के सोशल डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपने आप को खोखला कर लिया। और जो सोवियत यूनियन की पार्टी थी, वो अंदर से ही इतनी बुरी तरह तरमीम पसंदी की वजह से अपॉर्चुनिज़्म की वजह से डैमेज हुई कि वो अपने ही मार्क्सिस्ट प्रोग्राम से दस्तबरदार होके उन्होंने उसकी लीडरशिप ने ये सोचा कि हम कैपिटलिज्म रिस्टोर कर देंगे। उसका डिज़ास्टर जो हुआ, वो सारी तारीख में याद रखा जाएगा कि कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ सोशलिज्म को तबाह करने का। उस तबाही का फिर रिज़ल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया के बाएँ बाजू पे उसका असर हुआ और हम जो है वो उन्हीं लिबरल्स की आर्ग्यूमेंट्स को सुनते रहे, जो हमें ये कह रहे थे कि लेफ्ट एजेंडा छोड़ दो, लेफ्ट एजेंडा छोड़ दो। मैं तो आई ग्रू अप इन दैट अरविंद, मैंने तो अपनी जब 1990s में मैं बड़ा हो रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट होती थी हर वक़्त कि लेफ्ट अब ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। बस वो यही कर लो, थोड़ा-सा लिबरलिज़्म कर लो, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे और लोगों के ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ पे नहीं करना, वो अब ख़त्म हो गया, प्लान्ड इकोनॉमी फेल हो गई है, या प्राइवेटाइज़ेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम, फ्री मार्केट इज़ द नेम ऑफ द गेम, बाकी चीज़ों पे फ़ोकस कर लो कि ख़वातीन के हकूक़ पे हम खड़े हो जाएँगे या माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पे खड़े हो जाएँगे। मगर जो वर्किंग क्लास इश्यूज़ हैं, उससे अपने आप को बहुत बड़े लेफ्ट ने टोटली अपने आप को दस्तबरदार कर दिया, यानी उस पे गिव अप कर दिया। दिस वाज़ द सही है। स्टूपिडेस्ट मिस्टेक दे कुड हैव एवर मेड। बिकॉज़ फिर रिज़ल्ट ये हुआ कि क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था जो कि मुआशी तौर पे वर्किंग क्लास को एड्रेस कर सकता था। तो अभी आप देख लें ना, कामला हैरिस की डिबेट देखें और इधर ट्रंप की डिबेट देखें। ट्रंप जो है ना, बहरहाल फिर भी एक मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मगर वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को टेक अप करता है। वो कहता है, "ये देखो जी, इन्फ्लेशन हुई, देखो जी मैं इसको कंट्रोल करूँगा, मैं इसको बाहर निकालूँगा।" और कामला हैरिस जो है ना, वो शनाख्ती सियासत पे ही खेल रही है। वो सही आ है। ही नहीं रही उस पिच पे कि भई इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे। तो जो इकोनॉमी पे नहीं आएगा ना, जो भी पॉलिटिशियन, वो बड़ी बुरी मार खाएगा। और जो बंदा ये कन्विंस देखें, जो आम बंदा है ना, उसको बहुत ज़्यादा फ़लसफ़े से भी इतना गर्ज़ नहीं होता, होता भी है, मगर वो ये पॉलिटिकल पार्टी में वो ये देखना चाहता है कि भई आई वांट, मेरी ज़िंदगी में इससे क्या तब्दीली आएगी? अगर उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेगा, वो अपने बूढ़े माँ-बाप का ख़्याल रख सकेगा, उसके पास अच्छा रोज़गार होगा, कहेगा यार मैंने इसको वोट देना है। एक वक़्त था, जब कोई डाउट ही नहीं करता था इस बात पे कि भई जिस पॉलिटिशियन ने गरीबी मुकाओ का प्रोग्राम लगा दिया, रोटी, कपड़ा, मकान का प्रोग्राम दे दिया, जिसने कहा मैं गुर्बत को एड्रेस करूँगा, उससे उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। ये एक ज़माने में मतलब वेल एक्नॉलेज बात थी। इवन राइट विंग ये कहता था कि भई हम बेहतर कर सकते हैं ये काम। अब अजीब-सी बात ये है कि राइट विंग तो कह रहा है कि ये हमारा हल है फॉर द इकोनॉमी। लेफ्ट विंग जो हल पेश कर रहा है, वो लेफ्ट विंग हल है ही नहीं, वो राइट विंग हल है। इस वजह से लेफ्ट विंग जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, जब तक लेफ्ट विंग जेन्युइनली मेहनत-कशों, मज़दूरों और किसानों की मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। अदरवाइज़ उनमें और राइट विंग में फ्रैंकली कोई फ़र्क ही नहीं, मेनली कोई फ़र्क नहीं। छोटा-मोटा फ़र्क है, मगर वो फ़र्क इतना 100% रेलेवेंट नहीं है। जी, 100% आपकी बात दुरुस्त है। इसकी ताज़ा-तरीन मिसाल इन हाल ही के सालों में जो देखने को मिलती है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखें कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों के ऊपर डंडे चलाए, किसानों पे गोलियाँ चलाईं, अपने ही जो आपका जो सपोर्टिंग जो आपको जो जो क्लास आपको करती है हर इलेक्शन के अंदर, आप उनके ऊपर डंडे चलाएँगे तो मैंने उस दिन कह दिया था कि यार अब इनकी सियासत है ना खत्म है बंगाल के अंदर। जो कि एक तरह से उस दौर में बड़े लंबे अरसे से बंगाल के अंदर लेफ्ट की सियासत को कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं। देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स। ये बात राइट विंग तबके को भी समझनी होगी कि आपको आखिरकार चल के आपको लोगों के जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उनको तो एड्रेस करना आपको भी पड़ेगा। लेफ्ट को शायद जितना टाइम मिला शायद आपको लोग उतना टाइम दें भी ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राइट विंग की ये जो सियासत है इसका
आप क्या समझते हैं एक लॉन्ग टर्म में किस तरह का जो है एक कोई पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर कि वो जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं अभी। हाँ जी, 2 बड़ी दिलचस्प बातें की। एक तो आपने वेस्ट बंगाल की बात की। देखिए, वेस्ट बंगाल का मामला इस हवाले से भी कॉम्प्लेक्स था कि वहाँ पे जब कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आ गई, तो आप देखें कि बाकी इंडिया का जो कैपिटलिस्ट तबका है, उसने एक तरह से कैपिटल स्ट्राइक कर दी वेस्ट बंगाल की। एक होती है ना लेबर स्ट्राइक, कि लेबर कहता है मैं सही है। काम नहीं करूँगा। एक है कैपिटल स्ट्राइक। कैपिटल स्ट्राइक का मतलब ये है कि सरमायादार ने कहा कि मैं वेस्ट बंगाल के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाऊँगा, क्योंकि वहाँ ट्रेड यूनियन बहुत तगड़ा है। सही है। और मैं वेस्ट बंगाल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ ट्रेड यूनियन, वहाँ लेफ्ट बहुत तगड़ा है। तो उन्होंने एक तरह से उस पूरे प्रोविंस को जो है ना स्क्वीज़ किया, इकोनॉमिकली स्पीकिंग स्क्वीज़ किया, या अपने रिसोर्सेज़ वहाँ से निकाल लिए, जिसकी वजह से अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर आया कि जी आप इंडस्ट्रियलाइज़ करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो पहले इंडस्ट्रियल हार्टलैंड था, और अब जो है वो पीछे रह गया है, तो आप इंडस्ट्रियलाइज़ करें, आप इंडस्ट्रियलाइज़ करें। तो उन्होंने फिर जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का रूट अपनाया, उस पे उसको उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे तेज़ कर ली। मगर इसका नुकसान बहुत है वहाँ के लोगों को भी, और ओवरऑल इंडिया को भी, मेरे ओपिनियन में। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बाएँ बाजू की हुकूमत दोबारा से जो है वो इक़्तिदार में आए। उसके बाद जो कुछ उन्होंने तृणमूल वालों ने किया है, वेस्ट बंगाल के साथ जितने डंडे उन्होंने बरसाए हैं, सही आप है। भी जानते होंगे मेरे से बेहतर कि क्या कुछ नहीं होता रहा वहाँ पे। ख़ैर जी, छोड़े जी, इस बात को, बिल्कुल। आगे चलते हैं। हुँ। जो राइट विंग बैनुल-अक़वामी तौर पर कर रहा है, और वो इंडिया में भी नज़र आएगा, वेस्ट बंगाल में भी आ रहा है, पाकिस्तान में भी आ रहा है, वो ये है कि जो तबक़ाती डिफ़रेंस है, ला-बराबरी है, जो अदम मुसावात है, ये मैं सॉरी मुश्किल-मुश्किल उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल कर जी, रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं। हिंदी का आई एम लफ्ज़। श्योर लोग समझ लेंगे कि हाँ, हाँ, सब इन जब ब सेंटेंस सुनेंगे तो इनइक्वालिटी। उसके कॉन्टेक्स्ट में बात समझ में आ जाए आएगी। हाँ, इनइक्वालिटी जो है, हुँ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, वो बड़ी तेज़ी से पिछले 40 सालों से इनफैक्ट बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। ऑक्सफैम के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें आप, शायद मेरे पे एतबार ना करें, सीपीआई, सीपीआई पे एतबार ना करें, किसी कम्युनिस्ट पे एतबार ना करें। ऑक्सफैम तो कोई कम्युनिस्ट नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं कि 6 लोगों के पास इतनी दौलत है कि जितनी आधी दुनिया के पास दौलत नहीं, और वो बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। आज ऐसी-ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास इतना सरमाया है कि हम उसकी एक छोटे से डिपार्टमेंट में भी फिट नहीं होते। एप्पल कंपनी की $2 ट्रिलियन वर्थ है, और पाकिस्तान की जो है वो 300 बिलियन भी नहीं है, पूरी इकोनॉमी साल की। तो देख लें, आप अंदाजा करें कि कंपनियां जो हैं वो कंट्री से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं इस मुल्क के अंदर। तो रिजल्ट क्या होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमीज थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज पे और मजबूती से ग्रिप अपनी मजबूत करेंगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि आलमी तौर पर जो इनक्वालिटी है, वो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बड़ी तेज़ी से बढ़ा, और मज़ीद तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, और इसका रेट ऑफ चेंज भी और मज़ीद तेज़ होता चला जाएगा। नंबर दो, तो हर मुल्क के अंदर तबकाती जो तकसीम है, क्लास डिफरेंसेस हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। इसकी वजह से जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अंदर, वो भी बढ़ेगा। उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को डाइवर्ट करने के लिए, कि वो गुस्सा जो है अमीरों पे ना निकले, आपको ऐसी बहुत सारी सियासत मिलेगी जो कि दूसरों पर उसको डाइवर्ट कर दे। कहीं पे वो मुसलमानों पर कर देगी, कहीं पे वो बरेलवियों पर, कहीं पे अहमदियों पर, कहीं पे हिंदुओं पर, कहीं पे सिखों पर, कहीं पे क्रिश्चियंस पर, कहीं रिलीजन की बुनियाद पे, कहीं आपको नेशनलिज्म की बुनियाद पे, कहीं किसी बुनियाद पे, डजेंट मैटर किस बुनियाद पे वो डाइवर्ट होती है, एज लॉन्ग एज वो अमीर तबके के खिलाफ ना जाए, तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल चल सकती है। इससे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर आपको मिलेगा, उसकी जो असल ओरिजिन्स हैं वो यही हैं कि जो 40 सालों के अंदर दौलत इकट्ठी हुई है वो टॉप 1% के अंदर, उसके खिलाफ कोई तहरीक ना चले। एक आपको मजबूत तरीन ऐसी शनाख्त की सियासत चाहिए जो लोगों को तकसीम दर तकसीम हर वक्त रखे, और यही हमें राइट विंग की तरफ से भी नजर आती है, और यही राइट विंग मीडिया लेफ्ट विंग के अंदर भी जनरेट करता है, जिसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, कि ये इनको इकट्ठे नहीं होने देना किसी सूरत, वरना ये हमारे खिलाफ आ जाएंगे। इनको तकसीम दर तकसीम रखना है। मगर कोई ना कोई वक्त तो ऐसा आना ही है कि जब लोगों को ये एहसास होगा कि आपस में गरीब लोग एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हैं, इससे किसी का कोई फायदा नहीं।
कोई ना कोई वक्त तो आएगा कि लोगों को ये एहसास होगा कि वो गरीब घुस बैठी है जिनको कहा जा रहा है, जो आए हैं उन्होंने थोड़ी हमारा हक मारा है। तो किसी ना किसी वक्त में लोगों को ये बात तो लाजमी समझ आ जाएगी कि वो जो बेचारे घुस बैठी हैं उनका कसूर नहीं है। वो तो खुद बेचारे इतने गरीब लोग हैं कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। वो हमारी नौकरी, हमारा रोजगार नहीं छीन रहे, वो हमारी रोटी नहीं छीन रहे। असल मामला ये है सारा कि जो अमीर तबका है वो तमाम वसाइल पर, तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर ऐसे बड़े पैमाने पर काबिज हो गया है, गरीबों को आपस में लड़वा के वो इतने बड़े पैमाने पर काबिज हो गया कि वो असल में हमें हमारे हकूक नहीं दे रहा। तो ये जो बात है, ये तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि इंसानी तारीख ऐसी ही चलती रहे और लोगों को इस बात का एहसास ही ना हो कि सारे ही वसाइल तो वो खा गए हैं। ये तो ऐसी बात है कि आपके सामने रोटी पड़ी हो और या 5-6 रोटियाँ पड़ी हों और कोई बंदा जो है ना 6 की 6 रोटियाँ जो है वो अपनी जेब में डाल ले और आधी पौनी रोटी पे गरीबों को फेंक के उस पौनी रोटी पे लोगों को लड़वाना शुरू कर दे। तो किसी ना किसी वक़्त पे तो लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा कि हम क्यों इस छोटी-सी रोटी पे लड़ी जा रहे हैं, जब सारी रोटी तो वो बंदा खा गया और ले गया। तो हमें असल में जो मामला जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जी किसी सही। समाज के अंदर तमाम मुआशी वसाइल पर, तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ पर वो 1% का ही हक है या और हमारा भी कोई हक है और गरीबों का भी कोई हक है। ये बात लोगों तक पहुँचानी है। इसी से लेफ्ट का भी रिवाइवल होगा, इसी से ये राइट की सियासत भी डिफीट होगी और इसी से मैं समझता हूँ कि हम एक जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर डेवलप राइट विंग जानबूझ के कर रहा है, उसको भी काबू करने में कामयाब होंगे। सही। दुनिया भर से आप मिसाल ले लें तो इस वक़्त एक इनकम इनइक्वालिटी जो हमें देखने को मिल रही है, वो हिस्ट्री में पहले कभी देखने को नहीं मिली। इंडिया के बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे जो हालात हैं इनकम इनइक्वालिटी के, वो पार्टीशन के एरा से भी पहले के जो थे, उससे भी खराब हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें तैमूर साहब कि हमारा मुआशरा और द वर्ल्ड एज़ अ होल हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देर-सवेर लोगों को ये बात समझनी होगी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सिंपल सी हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये तो आपके आपके हक पे कौन डाका डाल रहा है, आपकी रोटी कौन छीन रहा है, हम यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो लोग समझना नहीं चाहते या फिर हम ये कहें कि हमारा समझाने का जो तरीका है, उसमें कोई ना कोई फ़ॉल्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि राइट विंग की ये जो रैपिड राइज है, इसको काउंटर करने के लिए लेफ्ट विंग के पास या सेंटर लेफ्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको उन्हें सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा मामला तो ये है अरविंद कि अभी भी हम जो है ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। जो पुराना तरीका था, उसी में हम फँसे हुए हैं। सारी दुनिया के बाएँ बाजू के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान के बाएँ बाजू, इंडिया के बाएँ बाजू को सिर्फ़ तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, पूरे दुनिया के पूरी बाएँ दुनिया बाजू में में हमने ये देखा। एब्सोल्युटली। हुँ। और वो ये है कि ये दौर है अब सोशल मीडिया का। अब आप देखें कि बीजेपी ने सोशल मीडिया को और राइट विंग ने सोशल मीडिया को कितनी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। व्हाट्सऐप ग्रुप्स बनाओ, ये करो, वो करो, तो सोशल इसमें मीडिया पाकिस्तान को तहरीक-ए-इंसाफ को भी जोड़ लें ताकि कोई ये ना कहे कि एग्ज़ैक्टली, यार ये सिर्फ बीजेपी वालों पे बात कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली हुँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने की कामयाबी की बुनियादी वजह ही उनका सोशल मीडिया कैंपेन है। और सिर्फ़ ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को देखें। हुँ। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया का एक्सपर्ट है, फ्रैंकली जो ब उसने वो अप्रेंटिस वगैरह अपने सारे प्रोग्राम बनाए थे, रियलिटी टीवी ये वो। तो वो समझता है कि मीडिया कैसे काम करता है। वो उसको इस बात की समझ है कि चाहे मैं बोंगी भी मार दूँ, मसला ये है कि मैंने पब्लिक आई में रहना है हर वक़्त। मैंने हर वक़्त पब्लिक डिबेट में रहना है। तो वो इस बात को जानता है कि मीडिया चलता कैसे है। वो उसको पता है कि कैसे उसने उसको कैप्चर करना है। तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। और यूरोप के अंदर भी ऐसे ही मामलात हैं कि पूरा डिस्कोर्स जो है, उसमें आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर राइट विंग डोमिनेट करता है। तो मेरी तो इल्तिजा यही है कि देखें, हिस्टोरिकली चीज़ को एनालाइज़ करें। जब बनी थी गुटेनबर्ग की प्रेस, गुटेनबर्ग ने प्रेस बनाई, तो उस प्रेस ने कलीदी किरदार अदा किया पूरी रिफ़ॉर्मेशन में ट्रू। और फिर बाद में एनलाइटनमेंट ने। फिर उसके बाद आप देखें कि जब बना रेडियो, तो रेडियो ने कलीदी किरदार अदा किया फैशिज़्म के राइज़ में, क्योंकि फैशिज़्म ने रेडियो को बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। बाद में टीवी आ गया तो फैशिस्ट जो थे उन्होंने सबसे पहली दुनिया की टीवी ब्रॉडकास्ट की, वो जो हिटलर की फ़ेमस ब्रॉडकास्ट थी 1936 की ओलंपिक गेम्स की।
उसने बहुत तेज़ी से मीडिया को अपने ग्रिप में लिया। अच्छा, फिर उसके बाद सैटेलाइट टीवी जब आया, तो अमेरिका ने उसमें जो है ना पहल की, एमटीवी कल्चर वगैरह फैलाया। मैं तो ये कहूँगा कि सैटेलाइट टीवी का इतना अहम किरदार था कम्युनिज़्म के खिलाफ, कि लोग इसको समझते ही नहीं। क्योंकि उस पीरियड के अंदर आप देखें कि जो कम्युनिस्ट थे, हम फ़ोकस करते थे प्रिंटेड वर्ड पे। हमारे पास कोई रेडियो चैनल्स नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग। हमारे पास टीवी चैनल भी कोई नहीं थे, सैटेलाइट टीवी तो बड़ी दूर की बात, हमारे पास ये चीज़ें थी नहीं। तो हम सिर्फ़ क्या करते थे, लिखते थे, अखबार निकालते थे, रिसाले निकालते थे, लीफलेट निकालते थे। बातें तो सारे ही करते हैं, मगर मेन हमारे पास मेथड यही था। और जब तक तो बुर्जुआजी के पास भी, यानी सरमायादारों के पास, अमीर लोगों के पास भी ये मेथड था कि वो भी प्रिंट करते थे, हम भी प्रिंट करते थे, तो हम उनको खा पी गए। प्रिंट में मुकाबला जब हुआ तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया, हमने उनको तबाह कर दिया, ठीक है। जब रेडियो, टीवी, सैटेलाइट टीवी की तरफ चीज़ें आईं, तो मैं 80s में, आप भी 80s में बड़े हुए, तो हमें तो नहीं याद कि हम जो है वो टीवी पे कोई लेफ्टिस्ट चीज़ देख रहे थे। टीवी पे तो सारा मैडोना और माइकल जैक्सन हम देख रहे थे, उन्हीं को देख के बड़े हुए और बड़ा एडमायर करते थे कि ओह! पता नहीं अमेरिका में तो दूध की नहरें बह रही होंगी या क्या चक्कर है। तो इस तरह उन्होंने अपने कल्चर से और अपने मीडिया से कैप्चर किया एक पूरी यूथ को, सोवियत यूनियन के अंदर भी यूथ को ऐसे कैप्चर किया। सोवियत यूनियन को की यूथ को उस वक़्त क्रेज़ होता था कि हम लीवाइस जीन्स पहन लें, हम वेस्टर्न म्यूज़िक सुनें, हम फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर खाएँ, मैकडॉनल्ड वाला क्रेज़ था। और उनका यही ख़्याल था कि अगर हम सोशलिज़्म को तोड़ देंगे तो ये सब चीज़ें हमारी हो जाएँगी। हमारी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो होगी जो वेस्ट जर्मनी की थी। हमारी स्टैंडर्ड लिविंग पता नहीं अमेरिका के हॉलीवुड वाली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल उनको शॉक इंडिया के लगा बारे कि में ये तो सॉरी मैं उलट हो इंटरप्ट गया कर रहा हूँ। सारा सिलसिला। इंडिया मग में ये कह सकते हैं कि 1990s के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हमें ये सारा एक्सपोज़र मिला वेस्ट को लेके और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उससे पहले तो हमारे यहाँ पे भी जो फ़िल्में बनती थीं, वो अमिताभ की इसी तरह की बनती थी, कूली जैसी, ठीक है जी? जिसके अंदर सोशलिस्ट नज़रिया दिखाया जाता था, जिसके अंदर वर्किंग क्लास की बात होती थी। लेकिन 90s के बाद वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया और वो तमाम ख़यालात जो थे मज़दूर के, किसान के, गरीब तबके के वो पीछे रह गए और उनके ऊपर कोई बात करना ही जो है वो ही एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था। बिल्कुल, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की कि 70 की फ़िल्में, मैं आज़ाद हूँ, नमक हराम, नमक हलाल, जी, मेरे जी। देश की धरती सोना उगले, हम भी उन फ़िल्मों पे बड़े हुए हैं पाकिस्तान में। सही है। और वो सारी सोशलिस्ट फ़िल्में थी और अमिताभ तो एक गरीब आदमी का लीडर था, आम आदमी का लीडर समझा जाता था उस ज़माने में, जी, जी, या उसकी यूनियन बात लीडर्स करता जो था। थे वो तो अमिताभ से इंस्पायर होते थे कि एक एंग्री यंग मैन जो है, वो इमेज लेके और वो फिर तमाम जो हैं आप ये कहें कि लेबर मूवमेंट्स सारी खड़ी हो जाती थी। ट्रेड यूनियंस खड़ी बिल्कुल हो ऐसे जाती थी, जितने भी फैक्ट्रियों में काम रुकता था, बोनस मिला, तमाम ये जो आज फैसिलिटीज़ फर्स्ट वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, ये उसी दौर का नतीजा है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो और सबको ये फिर कहता हूँ कि भाई अगर रूसी इंकलाब ना आया होता, तो ये जो तुम 8 घंटे काम करते हो, तुम्हें कोई 20-20 घंटे हाँक रहा होता। तुम्हारे सही ये जो बात है, तमाम लेबर राइट्स हैं, ये तुम्हें ना मिले होते। तुम सही भट्टियों में बात है। झुलस रहे होते अब तक। सही, बिल्कुल आपने 100% सही बात की। और अब देखिए 1990s में वो जो फ़िल्म थी जिसमें एक यॉट के ऊपर सारे बैठे हुए हैं और सिनेमैटिकली वो बड़ी खूबसूरत, मौसीकी भी उसकी बड़ी खूबसूरत थी। मगर वो पूरी कहानी किन लोगों के बारे में जो सुपर ट्रिलियनेयर्स हैं। क्या नाम था उस फ़िल्म का, मुझे भूल गया, जिसमें वो बड़े खूबसूरत उसके गीत भी थे, मगर वो सारी फ़िल्म जो थी वो एक यॉट के ऊपर थी। मैं तो हैरान था, 1970 में ऐसी फ़िल्म बनती तो शायद लोग अंडे मारते उसको उस फ़िल्म को, कि ये क्या फ़िल्म बनाई है आपने, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें तो है ही कोई गरीब है ही नहीं, अमीर लोग ही हैं, आपस में गप्पे लगाई जा रहे हैं वगैरह। तो बहुत बड़ा चेंज है मतलब इंडियन सिनेमा में और सिनेमा के ज़रिए फिर पॉपुलर कॉन्शसनेस में। तो अब बहरहाल बात तो बाएँ बाजू की थी कि इसका हुँ, हुँ। मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इतनी बड़ी लेवल की फ़िल्में शायद नहीं बना सकते। अब फ़िल्म इंडस्ट्री भी बड़ी चेंज हो गई है, किन लोगों के कंट्रोल में है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मगर सोशल मीडिया इस वक़्त ताकतवर तरीन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आप मेरे से बात करें, मैं आपसे बात करूँ। अरविंद, कभी 1980-90 की दिहाई में ये ऐसे हो सकता था कि हम एक-दूसरे से आमने-सामने बैठ के लाइव बात कर रहे हो, हमें कोई कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही। सही मैंने है। अपने सामने कैमरा लगाया, आपने अपने सामने कैमरा लगाया, लो जी गप्पें चल रही हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अब आप शेयर करेंगे, अगर किसी को पसंद आ गई तो पता नहीं कितने आगे लोग इसको देखना शुरू करेंगे। तो ये है आज का मीडिया। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह प्रेस ने
एनलाइटनमेंट और रेनेसांस, सॉरी, एनलाइटनमेंट और रेफॉर्मेशन में कलीदी किरदार अदा किया। और इसी तरह फिर जो रेडियो ने और डेली न्यूज़पेपर ने फॉर इंस्टेंस बोल्शेविक रेवोल्यूशन में एक बहुत, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक अहम किरदार अदा किया। रेडियो ने फैशिज्म को कुछ हद तक सपोर्ट किया, मगर सैटेलाइट टेलीविजन ने जो नियो लिबरल कैपिटलिज्म के कल्चर को बहुत बड़े लेवल पे मुतारफ कराया। तो अब बारी है सोशल मीडिया की। दिस इज द लेटेस्ट मीडिया इंस्ट्रूमेंट, जो टूल जो हमारे पास, मेथड ऑफ मैस कम्युनिकेशन है। तो इस लेफ्ट को अब इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और इसमें जो कॉस्ट है ना एक्सपर्ट बनने की, वो कुछ भी नहीं है। अब ब्रॉडकास्ट करने की कॉस्ट कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपको उसका फन आ जाए, तो आप कमाल के वायरल हो सकते हैं। जिस तरह वो अपना, क्या नाम है आपका बहुत बड़ा यूट्यूबर, राठी, ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी, वो अब सुपर वायरल बंदा है, ठीक है ना जी। तो बाएं बाजू को ऐसे लोग जो हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स कायम करने की जरूरत है, जैसे आप कर रहे हैं, ताकि बाएं बाजू का नैरेटिव सोशल मीडिया पे तगड़ा हो। जब सोशल मीडिया पे तगड़ा होगा, घर घर पहुंच जाएगा। जब घर घर पहुंचेगा, आप देखें खुद इनकलाब होगा। ये वो बैटल है जो आपको जीतनी होगी। तमाम बाकी बैटल्स को जीतने के लिए इस बैटल को सबसे पहले जीतना होगा। सही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, यूएस इलेक्शंस के बारे में हर कोई बात कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि देखें, हमारे यहाँ पे तो प्रोग्राम्स बने हैं उसके ऊपर कि देखें जी ट्रंप आ गया है, अब वो सबको पेलेगा। यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आई एम सॉरी टू से। वो इसको मार देगा, जी। उसको मार देगा एंड ऑल। तो मैं ये कहता हूँ भाई उसका पिछला टर्म उठा के देख लो, उसने मैं तो नहीं जानता कि उसने किसको मारा या क्या नहीं किया। मगर जिस हाँ, इलेक्शन की बात नहीं होती दुनिया में, वो है यूके का इलेक्शन अभी जो हाल ही में हुआ था। और उसमें लेबर पार्टी का जीत कराना कितनी बड़ी हमें उम्मीद दिलाता है कि हाँ भाई अभी भी सैनिटी है बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज के अंदर, और लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है कि उन्हें हर बार ही जो कोई है राइड पे ले जाए। ये तो है बात दुरुस्त, मगर मुझे अफसोस इसी बात का है कि लेबर पार्टी ने जिस तरह से जेरेमी कॉर्बिन को सैबोटाज किया, अपनी पार्टी नहीं, अपने बाएं बाजू के रियल लीडर को सैबोटाज किया, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अभी जो मौजूदा लेबर पार्टी के लीडर हैं, एक्चुअली वो काफ़ी, मतलब ब्लेयरिस्ट किस्म की लेबर पार्टी है, सैड टू से। तो हमें फिर वहीं वो मुआशी मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, तो फिर लोग खफा होके जो है ना राइट के पास जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी ने, खुद डेमोक्रेटिक पार्टी ने बर्नी सैंडर्स को किस तरह से डैमेज किया, ये भी हमारे सामने है। और बर्नी सैंडर्स ने उसको कबूल भी कर लिया। हालांकि सैंडर्स अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होता, तो मेरा तो पक्का ये यकीन है कि वो ट्रंप को खा पी जाता, वो बिल्कुल उसको जो है ना डिफीट, बुरी तरह डिफीट करता। तो अगर ये पार्टीज अपने ही लेफ्ट विंग को डैमेज ना करें, तो ये पार्टियां जो है ना फिर कभी राइट को मौका ना दें कि वो दोबारा से उभर सके। सही। 1-2 सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वक़्त बहुत हो चला है। एक तो पाकिस्तान जी। के को लेकर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपका ताल्लुक मज़दूर किसान पार्टी से है। मैं आपके सोशल मीडिया पे तमाम जो पार्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं, इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद भी, कि किस तरह से आप सिविल सोसाइटी के दरमियान जाते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई अब उठो, बहुत हो चुका है। तुम लोग दहाइयों से सोए पड़े हो और देख लो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के पास में देख लो किस किस्म की खुराक उन्हें मिल रही है, तालीम का क्या हाल है और उनका मुस्तकबिल क्या है। तो आओ उठ खड़े हो, हमारे साथ मिलो, और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे कि जो यही काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर आपको जो पज़िराई मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही? आई थिंक वजह यही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है इस वक्त, उसमें बहरहाल हमारा कोई ज़्यादा इस तरह का किरदार नहीं है जिस तरह का सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है और आप हमें फॉलो करते हैं। क्या वजह है कि क्या अम, रियासत आपसे खौफ़ज़दा है कि आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में वो प्रेज़ेंस ही नहीं होती है आपकी? रियासत इतनी शायद खौफज़दा नहीं है, मगर देखिए हर सोसाइटी में जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है उसको डिफीट करने में जो एक ओवरऑल तबका है, उसने एक अपना किरदार ज़रूर अदा किया है। ओवरऑल जो रूलिंग क्लास है, उसने एक किरदार अदा किया। मैं अपने वालिद साहब से पूछा करता था कि क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तानी सोसाइटी के और इवन अमेरिका और दुनिया के अंदर लोग कम्युनिस्ट से इतने खौफज़दा क्यों होते हैं? तो सीधा सा क्वेश्चन है। मैं कहा हम तो इतने ताकतवर ही नहीं हैं।
तो हुँ, वो हुँ। कहता है, बेटा, मुझे मेरे वालिद ने मुझे कहा, बेटा क्या बात कर रहे हो? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, लाखों लोगों को कत्ल करके उन्होंने कम्युनिस्टों को जो है दबाया है। तो अब तुम कहते हो कि तुम्हें मौका दे दें वो आगे आने का? ऐसा तो नहीं होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है वो तुम्हें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भुगता है तुम जैसे रेडिकल्स की वजह से, वो उनको भूला थोड़ी है। इतने बेवकूफ़ तो वो नहीं है। तो इस वजह से वो मौका नहीं देना चाहते। तो पाकिस्तान के अंदर तो मैं ये कहूँगा, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, मगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर तो देखिए ना, एक पूरा काउंटर रेवोल्यूशन हुआ। हकीकत ये है कि ठीक है, ट्रू। सोशल मीडिया की वजह से हमने बहुत गेन किया और यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम गेन कर सकते हैं। मगर सोसाइटी ओवरऑल को अगर आप एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो और सोशल मीडिया के ज़रिए उसको ओवरकम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 70s के अंदर लेफ्ट विंग डोमिनेट कर गया था। लेफ्ट विंग ख़यालात जो थे वो पाकिस्तान के अंदर टोटली डोमिनेट करते थे। सारी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ कहती थीं, सारे बड़े इंटेलेक्चुअल जो थे वो कहते थे हम सोशलिस्ट हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर लेफ्ट विंग डोमिनेट कर चुका था। अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिस्टों ने हुकूमत बना ली। पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट और सेंटर हुकूमत बन गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उन्होंने नेशनलाइज़ेशन शुरू कर दी, लैंड रिफॉर्म शुरू कर दिए वगैरह-वगैरह। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर सीआईए और की मदद से और सऊदी फंडिंग और मिडल ईस्टर्न फंडिंग की मदद से यहाँ पे पूरे 1980s और इवन बियॉन्ड एक बहुत बड़ा कैंपेन चला लेफ्ट के खिलाफ इस्लामाइजेशन के नाम पे। और उस कैंपेन के अंदर उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिस्टों की हुकूमत तोड़ के फिर वहाँ पे डॉक्टर नजीब को बड़ी बुरी तरह से कत्ल किया। कम्युनिस्ट जो हैं वो टोटली अंडरग्राउंड सारे चले गए, क्योंकि कोई बंदा अगर वहाँ पे कह दे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, तो उसको उठा के तो वो लैंप पोस्ट पे टांग देंगे, मार देंगे उसको। तो वहाँ अभी भी तालिबान की हुकूमत है, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान की किसी ज़माने में आईएसआई ने मदद करके तालिबान को खड़ा किया। और यही कुछ मामला पाकिस्तान में था। यहाँ पे लोगों को कोड़े मारे, जेलों में डाला, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की, लोगों को जिला वतन होना पड़ा या कर दिया गया। तो उसके बाद लेफ्ट को तोड़ा बुरी तरह से पाकिस्तान के अंदर, अंदर से, बाहर से, हर तरह से रियासत ने पूरी-पूरी कोशिश की। तो अब इतनी मेहनत करके उन्होंने यार अरविंद हमें जो है वो पीछे किया है, तो आप कहते हैं कि वो अब सारे दरवाज़े हमारे लिए खोल दें। मैं ऐसे तो नहीं ये होगा। नहीं कहता, मगर आप लोग जो हैं अच्छे पढ़े-लिखे हैं, आपके पास में वो तमाम टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप लोगों को ये बावर करा सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ एक अरसे दराज से ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, अब तो उठो। कब तक जो है मज़हब के नाम पे यूँ ही शिकार होते रहोगे इन्हीं तमाम सियासतदानों के? इट्स अबाउट टाइम कि आप ये रियलाइज़ करें कि आपकी रोटी पे जो है डाका कौन डाल रहा है, और आओ हमारे जैसे लोगों के साथ खड़े हो। नाउ एक देखें, आप हों या आपके जो बाकी साथी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जिनके साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बैठे रहते हैं। एक एक क्रिटिसिज़्म शायद ये भी होता है कि यार ये लोग आते हैं एलीट क्लास से हैं, इन्होंने कम्युनिज़्म पढ़ा है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज़ में रूटेड नहीं है। इनकी ये आज भी अपने उन्हीं फिलॉसफिकल आइडियाज़ के अंदर फँसे हुए हैं, जबकि मैं उनसे कहता हूँ कि यार बेचारे ग्राउंड पे और कितने जाएँगे? खज्जल-खुआर हो रहे हैं, हर जगह पे जा के सड़कों से लेके दूर-दराज के जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ जाके लोगों को आप इनकी स्पीचेज़ सुनें, इनके प्रोग्राम्स देखें, वहाँ ये बात क्या कर रहे हैं आप वो देखें। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है, तो इन बेचारों का क्या कसूर है? तो मैं जी पॉइंट ब्लैंक आपसे सवाल है यार, मसला कहाँ है? आप क्यों नहीं लोगों को मुतमईन कर पा रहे? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल जो आपने सवाल किया बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब बिल्कुल उसके उलट है जो आम लोग देते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ग्राउंड रियलिटीज़ की जहाँ तक बात है, तो 25 साल हो गए मुझे लेबर मूवमेंट में और मज़दूरों और किसानों की तहरीक में। जो लोग कहते हैं ना कि इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, वो उनको खुद नहीं ग्राउंड रियलिटीज़ का पता। उनको अगर मैं ये भी पूछूँ कि अच्छा मुझे नाम बताओ कौन से बड़े पाकिस्तान के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनका नाम बता दो चलो, उनको नहीं पता होगा। कौन-सी तहरीकें बड़ी-बड़ी किसानों की उभरी हैं पाकिस्तान के अंदर, आप बता दो। या इस वक़्त कौन-सी चल रही हैं, उनको नहीं पता होगा। अंजुमन मुज़ारिन क्या है, उनको नहीं पता होगा। तो ये बिल्कुल ख़ाम-ख़याल किस्म की बातें हैं। असल में बिल्कुल मामला उलट है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, 25 साल मैंने भी स्ट्रगल किया है, मुझे अंदाज़ा है, और मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा। इनफैक्ट आप शायद अमार अली जान की बात कर रहे थे, जी, तो जी। अमार अली जान की पार्टी हकूक़-ए-ख़ल्क़ पार्टी का भी एग्ज़ैक्टली ये तज्ज़िया है। देखिए, बात ये होती है कि इंसान जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है। इंसान जो है ना, वो वन डायमेंशनल नहीं है।
इस तरह नहीं है कि अगर आप सड़क पे जाएँ और आप कहें कि ओ आजा मेरे नाल मैं तेनू रोटी खवावांगा तो वो आपके साथ आ जाएगा। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। या मैं तुम्हारे गली का मसला हल कर दूँगा, आ जाओ तुम मेरे साथ, मैं ये तुम्हारे मसले छोटे-मोटे जो ग्राउंड रियलिटीज़ वाले सो कॉल्ड मसले हैं ये हल कर दूँगा। तो इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। एक्चुअली इलेक्शंस डोंट वर्क लाइक दैट। दे वर्क इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे। इस बात को समझने की ज़रूरत है लोगों को। इस सेंस में कि जो ओवरऑल नैरेटिव होता है ना सोसाइटी के अंदर, जब तक आप ओवरऑल नैरेटिव में अपना नैरेटिव अल्टरनेटिव ओवरऑल नैरेटिव होलिस्टिक नैरेटिव इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब नहीं होते, उस वक़्त तक आप ग्राउंड पे भी कामयाब नहीं हो सकते। ये अजीब-सी बात है, मगर ये आम बंदा जिसने हिस्ट्री नहीं स्टडी की, सोशल साइंस नहीं स्टडी की, वो इस बात को नहीं समझता। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको कई एग्ज़ाम्पल्स आपको दे सकता हूँ, मगर एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज़ प्रीसीडेड बाय अ फिलॉसॉफिकल रेवोल्यूशन। एक पूरी फ्रेंच मटीरियलिस्ट की वेव चली थी, जिसमें डिडिरो, डिलैम्बर्ट वगैरह ये बहुत सारे लोग शामिल थे, वोल्टेयर वगैरह-वगैरह सब लोग शामिल थे। उनका क्या ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक था? वो तो स्टडी में बैठ के एनसाइक्लोपीडिया लिख रहे थे। वो कोई गली मोहल्लों में जाके नहीं काम कर रहे थे। वो अपनी स्टडी में बैठ के, मगर उन्होंने जॉन जैक रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो तो था ही नहीं फ्रांस में, वो तो जिनीवा में बैठा हुआ था। मगर इनकलाब के ख़्यालात में उनका अहम किरदार है। आज भी हम उनको याद रखते हैं। सही है। तो ये लोग जो थे ये राइटर्स थे बेसिकली, इंटेलेक्चुअल्स थे बेसिकली। इसी तरह आप देखें बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन का क्रेडिट अगर जाता है तो जाता है प्लेखानोव को जाता है, लेनिन को जाता है, ट्रॉट्स्की को भी जाता है, मार्टोव को जाता है, इन लोगों को जाता है। तो लेनिन तो ने सारी ज़िंदगी तो रशिया से बाहर गुज़ार दी थी। वो तो 1917 में वापस आया था, एक्साइल में बैठा हुआ था। तो क्या कर रहा था वो वहाँ स्वीडन बैठ के, स्विट्ज़रलैंड बैठ के और दूसरी जगह, वो और लंदन भी गया, तो किताबें लिख रहा था। कार्ल मार्क्स ने जो है ग्रास रूट्स पे भी काम किया, मगर हम तो उसको ग्रास रूट्स के काम किसी को याद भी नहीं है। अगर याद है किसी को तो ये पीछे दास कैपिटल जो लगी हुई है वो याद है। हुँ, हुँ। तो जो उसने 10 साल क्या 20 साल जो उसने लंदन लाइब्रेरी में गुजार के जो उसने किताब लिखी थी ना, वो उसका सबसे लास्टिंग काम है। वो सारी जिंदगी वो कभी तारीख में नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसने एक नया पूरा पैराडाइम जो है ना क्रिएट कर दिया। और इसी तरह आप देखें कि फैज़ अहमद फैज़ के नज़्में गीत जो हैं वो इंडिया में भी गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। किसी को जो फैज़ के गीत और नज़्में गाते हैं उनको ये पता भी नहीं होगा कि फैज़ साहब टांगा वर्कर्स यूनियन के भी प्रेज़िडेंट थे। वो रेल वर्कर्स यूनियन में भी उनका किरदार रहा, उनका पोस्टल वर्कर्स यूनियन में भी किरदार रहा। ये तो हम उनको बता रहे हैं। लोगों को नहीं पता, लोगों को उनकी तहरीरें याद हैं, उनको उनके शायरी याद है, हम देखेंगे वगैरह ये चीज़ें याद हैं। कैफ़ी आज़मी वगैरह कितने सारे और ग्रेट राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने ग्रास रूट्स पे किया या नहीं किया, मगर उनकी जो तख्लीकी काम था, तहरीर थी, वो चीज़ें जो थी ना उन्होंने सोसाइटी को बदल के रख दिया। तो बात ये है कि हमें जब ये कहते हैं कि भई आप ग्रास रूट्स पे जाएँ और वहाँ पे गली मोहल्ले का मसला हल करें, वो हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर वो गली मोहल्ले का जब हम उस पैराडाइम में आके कम्पीट करते हैं ना बुर्जुआ पार्टीज़ के साथ, उसमें हम बुरी तरह से मार खाते हैं। क्योंकि गली मोहल्ले का मसला जो है ना वो वही बंदा हल कर सकता है। टूटी लगाने वाला मसला, बिजली लगाने वाला मसला, ये मसले फ्रैंकली वही बेहतर कर सकता है जिसके पास कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर स्ट्रांग हो। ट्रू। जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में स्ट्रांग है वही कॉरिडोर्स ऑफ पावर को कन्विंस कर सकता है कि यार मेरे मोहल्ले में जो है ना बिजली लेके आओ हाँ, जिनके पास या या तो सॉलिंग इतने करा सारे दो। रिसोर्सेज़ हों। एग्जैक्टली एक उस पॉलिटिकल विकेट पार्टी तो पे ये काम नहीं कर सकती। हुँ। उस विकेट पे जब लेफ्ट उनके साथ कंपीट करता है तो मार खाता है, कभी नहीं जीत हुँ। सकता। किस विकेट पे हम जीत सकते हैं? हम इस विकेट पे जीत सकते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले ये समझाएं कि आप गरीब हैं क्यों। ये राइट। विकेट जो है ना यहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी। और ये इस विकेट पे जो है ना फ़लसफ़े का अहम किरदार है, सकाफ़त का, मईशत का और इंटेलेक्चुअल वर्क का जो वेट है, वो बहुत ज़्यादा है। उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ कि जब तक आप पैराडाइम अल्टरिंग काम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप ग्रास रूट्स अल्टरिंग भी नहीं कर पाएँगे। वो क्योंकि 60s-70s में ऑलरेडी लेफ्ट का पैराडाइम स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हम उस पे फ़ोकस ही नहीं करते थे। हम कहते थे ब ग्रास रूट पे काम करो, इकट्ठा करो और सारा हो जाए, क्योंकि वो पैराडाइम बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि 1917 के बाद एक रिवॉल्यूशन दुनिया में लोगों को नज़र आता था।
जिसने दुनिया की तारीख को तब्दील किया। अब वो नहीं है सिचुएशन, 1991 के बाद वो सिचुएशन नहीं है। सोवियत यूनियन और एक मजबूत सोशलिस्ट ब्लॉक नहीं है। सो इस वक्त हमें जो है, जो बहुत तवज्जो से हमारे बाएं बाजू के इंटेलेक्चुअल्स को काम करने की ज़रूरत है, वो यही है कि वो जो डिफीट्स हुई, उन टू टेक स्टॉक ऑफ दोज डिफीट्स, टू अंडरस्टैंड वो क्यों हुई, और ऐसा वर्क तैयार किया जाए जो कि उसी तरह से मार्क्स की तरह, लेनिन की तरह और फैज की तरह, कैफी आजमी की तरह पैराडाइम ऑल्टरिंग हो। फिर आप देखें कि ग्रास रूट्स पे आपको ऐसे 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 कामयाबी मिलेगी। और ये लीनियर काम नहीं होता, ये मतलब जब आप उन्हें पैराडाइम ऑल्टर कर दिया, एक साइजेबल नंबर ऑफ गरीब लोगों को आपने कन्विंस कर लिया कि असल मसला भाईजान ये नहीं है कि रोहिंग्या क्यों घुस बैठे हैं, असल हम्म। मसला ये है कि वो जो अबानी और अंदानी और अदानी और वगैरह जो सारे इतना बिलियंस और ट्रिलियंस इकोनॉमिक वेल्थ में खा गए, वो मसला है। जब ये खड़क करके स्विच लग गया ना, फिर आप देखें ग्रास रूट्स पे ऐसे 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 आपको कामयाबी मिलेगी। तो दिस इज द रियल वर्क। इंटेलेक्चुअल वर्क जो है, देखें, एक है इंटेलेक्चुअल वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क, थ्योरेटिकल वर्क, एक दूसरी फील्ड है पॉलिटिकल वर्क की, और एक तीसरी फील्ड है इकोनॉमिक स्ट्रगल्स की। हम ये समझते हैं कि ग्रास रूट्स वर्क वो इकोनॉमिज्म है, बस सिर्फ एक मुआशी मसाइल पे रोटी कपड़ा मकान करते रहें तो सब हल हो जाएगा। दूसरा लेवल है पॉलिटिकल, और हमने फिलोसॉफिकल वर्क को जो है अक्सर ये समझा है कि ये तो किताबी बातें हैं। ये राइट विंग हमारे दिमाग के अंदर बकवास जो है ना डालता है कि ये किताबी बातें, ये किताबी बातें नहीं है, ये सबसे अहम बातें। अहम बातें इस वजह से हैं क्योंकि इस वक्त आप देखें कि वो एक फिलोसॉफिकल या क्वेज़ी फिलोसॉफिकल रिलीजियस फाउंडेशन ही है जिस पे राइट विंग अपने आप को इस्तवार करता, खड़ा करता है। सही है। तो हाउ कैन वी नेग्लेक्ट दैट? दैट इज अ की पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। तो एंगल्स की किताब आप पढ़ें, वो कहता है थ्योरेटिकल स्ट्रगल उतनी इंपॉर्टेंस रखती है जितनी वो बाकी सारी प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स रखती हैं। अगर पाकिस्तान के बाएं बाजू की सबसे बड़ी वीकनेस ये नहीं है कि वो ग्रास रूट्स पे नहीं है, जो लोग ये कहते हैं उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान की बाएं बाजू की तारीख क्या है। फ्रेंकली दे डोंट नो द हिस्ट्री, दे डोंट इवन नो पाकिस्तान की बाएं बाजुओं की पार्टियां कौन सी, उनके लीडर कौन से हैं। एम बकवास करी जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो एनालिसिस करना है ना, वो उन्होंने राइट विंग से सुना हुआ है। हर पाकिस्तान का पूरा बाएं बाजू है ही बेसिकली ग्रास रूट्स में, सिर्फ इसमें गरीब लोग हैं। मैं आपको एम नहीं कह रहा हूं, मेरे 25 साल मेरे पाकिस्तान के बाएं बाजू में गुजरे हैं। सारे का सारा पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइज्ड लेफ्ट विंग है, चाहे वो मजदूर किसान पार्टी हो, हुकूक खल पार्टी हो, अवामी वर्कर्स पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी लेफ्ट की पार्टी हो, वो सब ग्रास रूट्स के लोग हैं। वो सब गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं। इनको खोतों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का बाएं बाजू क्या है। इंटेलेक्चुअल्स तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान के बाएं बाजू में। अपर सही। क्लास के बुर्जुआ इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही कोई नहीं। हाथों में आपको एक हाथ पे गिनवा सकता हूँ कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अपर क्लास से आए हैं। 5 होंगे पूरे, आसिम सजाद, अख्तर, अमार अली जान, तैमूर रहमान, 2-3 और इस तरह, बस। तो they don't know what they're talking about, these people. The issue is actually कि जो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान का, वो उस वर्किंग क्लास मूवमेंट से बिल्कुल जुदा है। वर्किंग क्लास मूवमेंट वाइसी वर्सा जो है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही, लेफ्ट एक पावरफुल लेफ्ट इंटेलिजेंसिया डेवलप करने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये जो कनेक्शन है, ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की बाएं बाजू को स्ट्रेंथन करने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए, इंतहाई ज़रूरी है। और जो बंदा इसको डैमेज करता है, वो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया और वर्किंग क्लास मूवमेंट के आपस का जो कनेक्शन डैमेज करता है, इनको तोड़ता है आपस में, वो दर हकीकत लेफ्ट को डैमेज कर रहा है। और ट्रू। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो नैरेटिव कहा जा रहा है हमें कि लेफ्ट इस तरह मजबूत होगा, इस तरह लेफ्ट पाकिस्तान, जो इनको पता ही नहीं है, इस तरह लेफ्ट पाकिस्तान का कमजोर होगा। क्योंकि लेफ्ट, पाकिस्तानी लेफ्ट की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि वो ग्रास रूट्स पे नहीं है, नॉट एट ऑल, दिस इज टोटली रॉन्ग। एक्चुअली पाकिस्तानी लेफ्ट की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये पाकिस्तान का लेफ्ट थ्योरेटिकली बहुत अंडर डेवलप्ड है। बहुत इंडिया के लेफ्ट के मुकाबले में पाकिस्तान का लेफ्ट थ्योरेटिकली कहीं पर भी नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सी किताबें हैं पिछले 20 सालों में, 40 सालों में जो आपने पाकिस्तान की लेफ्ट से किताबें पढ़ी हैं, सिग्निफिकेंट वर्क्स, कोई भी नहीं आप बता सकते। वेल, लिटरेचर पूरी के वर्क्स दुनिया के बता बारे में सकते। ये बात कही जा सकती है, लेफ्ट नॉट नहीं, जस्ट इंडिया में तो पाकिस्तान। बहुत स्ट्रांग है, जो उत्सव इंडिया। पटनायक और प्रभात पटनायक और वगैरह वगैरह, मतलब कमाल की चीजें लिखी हुई हैं इंडियंस ने।
मगर यहाँ नहीं है ऐसे, यहाँ बिल्कुल लेकिन उलट है वो मामला। वो भी एक एलीट का क्लब बन के रह गए हैं, जहाँ उन्होंने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया है और वो जो स्ट्रगल क करने वाली जो क्लास है, उसके अंदर से वो किसी को अंदर ही नहीं आने देते उस एलीट क्लब के अंदर। बहरहाल हमारे इस खित्ते के अंदर बाएँ बाजू की सियासत के चलते अगर किसी ने इकोनॉमिकली भी डिलीवर किया है, तो वो चीन है। तो मैं चाहूँगा कि कभी हम लोग जो हैं, हमारे लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि भाई चीन ने ये जो तरक्की की है पिछले 30 सालों में जिसको शायद वेस्ट को करने में 200 साल लग गए। एक हैरत अंगेज़ किस्म की जो तरक्की की है, वो भी एक लेफ्ट रूल्ड कंट्री ही है। उनसे भी एग्ज़ैक्टली। हम कुछ सीख सकते हैं। यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे हम इख्तिलाफ भी है हमारा, मगर कुछ सीखने के लिए भी है बहुत कुछ। तो तैमूर साहब आपसे आगे भी बात होती रहेगी। और अगली दफ़ा जब मिलेंगे तो चाइना की ये जो रैपिड राइज़ है, मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से हम थोड़ा लोगों को एजुकेट करें। आप एजुकेट करें, हमारी आपकी क्लास होगी जी। एक तरह से आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक कॉमन क्लास में आप लेंगे। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि दोनों तरफ से जो ऐसी एक जो वॉइसेज़ हैं, जो वॉइसेज़ ऑफ सैनिटी जो कि लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इट्स अबाउट टाइम कि आप अपने मुआशी हालात को देख के फिर आप अपनी हुकूमतों का इंतखाब करें। ना कि सिर्फ़ एक राइट विंग पॉपुलिज़्म के चलते जो ये कहे मार दो, काट दो, फेंक दो, घुसने ना दो और ऐसे लोगों को चुनें। आखिर में मुझे ना कुछ अशार याद आते हैं निदा फ़ाज़ली साहब के, जो मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा। शायद इससे हमारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो निदा फ़ाज़ली साहब फरमाते हैं कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो। वाह! हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। आहाहाहा! क्या बात है! हाँ जी। क्या बात है! हुँ। अगर ना ज़िंदाबाद। हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, रहेगी वादों में कैद आखिर कब तक खुशहाली। हुँ। रहेगी वादों में कैद आखिर कब तक खुशहाली, हर एक बार कल ही क्यों कभी तो आज भी हो। आय हाय, 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 हाय! हाँ क्या जी। बात है! ज़बरदस्त! ना बिल्कुल। करते शोर-शराबा, तो और क्या करते? हम लेफ्ट के लोग जो हुँ, हैं, इसमें बिल्कुल। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, हम ना शोर-शराबा करते भी डालते रहते शोर-शराबा हैं। हाँ जी। ना करते शोर-शराबा, तो और क्या करते? और क्या करते? तुम्हारे शहर में कोई और काम-काज भी हो। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल। यही वो लोग हैं जो जब आपके यहाँ पे नहरों में पानी नहीं होता, किसान के पास फर्टिलाइज़र नहीं होता, मज़दूरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिलती, तो ये लाल झंडे ही दिखाई देते हैं और सही कोई बात किसी है, पार्टी का झंडा नहीं दिखाई देता। हुँ? सही बात है। आखिर में ये अर्ज़ करता हूँ कि हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं। हुँ। हुकूमतों का बदलना तो कुछ मुहाल नहीं, हुकूमतें जो बदलता हो वो समाज भी हो। आय हाय हाय! यार ये तो कमाल है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाँ जी। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त! जी, जी। बहुत अच्छा, तो बहुत तैमूर अच्छा। साहब आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया, आपसे फिर थैंक यू, बात होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।